Now, just resume the particular topic. After accumulator register, आवाज नहीं है। now see. Now, instruction set for Intel 8086. If we are writing an instruction set for Intel 8086, then just press here X. Whenever you write load XA, that means accumulator register, yani 16-bit operation is there, and A is allocated in the AX register, that is the accumulator register. Now sum B, that means B is added with the contents available with the accumulator register. Now whenever we write move AX BX, move AX BX, to directly we use the naming convention AX BX. That means AX BX is the 16-bit, but whenever you write move AL BL, AL BL लिख रहे हैं, इसका मतलब है you are using 8-bit operation. तो AL BL, that is the representation for 8-bit. तो ये आपके इंस्ट्रक्शन से ही पता चल जाएगा कि 8-bit ऑपरेशन हो रहा है या 16-bit ऑपरेशन. So it is mandatory to use accumulator register in Intel 8086 if any arithmetic and logic operation is to be performed. अगर कोई arithmetic या logic operation आपको perform करना है, तो because you already know that the accumulator register is responsible for holding intermediate result or partial result of ALU part of operation. So whenever any operation is going on inside the computer, then you need accumulator register to allocate the intermediate result, because whenever that intermediate result you have, then only you are in a position to generate the further result. आपके पास previous result स्टोरेज एरिया में कहीं ना कहीं होगा, तभी आप नेक्स्ट रिजल्ट जनरेट कर पाएंगे. इसलिए हम अगर बोलते हैं 5 + 2, तो यू आर सेइंग 7, एंड देन आई से +3, तो आप +3 7 में ऐड कर पाते हैं, इसलिए कि 7 कहीं ना कहीं आपका एक्यूमुलेटर रजिस्टर में है. 10 आपके पास आया, फिर आप उसमें इंटू 4 लिख करना है, तो आप बोल पाते हैं कि इंटू 4 आपका 40 हो जाएगा. तो whenever you are going to generate a further result, you need previous result which is kept by the memory cell named as accumulator register. Now in case of Intel 8086, we have two category. Either we perform 16-bit operation or 8-bit operation, that depends on the register set we are, any naming convention we are using in the instruction set. तो यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन सेट में आप देख रहे हैं, जैसे ही आपने लिखा मूव AX BX, इसका मतलब है कि ये डिनोट कर दिया कि 16-बिट ऑपरेशन हो रहा है. जैसे ही आपने लिखा AL BL, मूव AL BL, इसका मतलब है कि यू आर यूजिंग 8-बिट लो ऑर्डर एक्यूमुलेटर रजिस्टर, इसका मतलब है कि 8-बिट ऑपरेशन हो रहा है. ठीक है ना. इसलिए एक्यूमुलेटर रजिस्टर के लिए फाइनल कंक्लूजन हम लोग लिखेंगे कि AX इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर 16-बिट एंड AL इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर 8-बिट लो ऑर्डर. अब यहाँ क्वेश्चन कोई कर सकता है कि व्हाई नॉट AH? एनीवन? Why we are not mentioning AH in place of AH we are writing AL? Anyone? कोई बता सकते हैं? रोहित कुमार बताइए क्यों AH नहीं लिखे, AL को प्रीफर कर रहे हैं? इसके लिए जो नेक्स्ट सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे उससे क्लियर हो जाएगा, है ना सर. हाँ, AL लिखने का पर्पस ये है कि ये 8-बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर AH लिख देंगे, इसका मतलब है कि 8-बिट का तो आपने यूज कर लिया, लेकिन 8-बिट से अब आपका डेटा ओवरफ्लो हो रहा है, तो आपको AH को इनहांस करने के लिए यूज करना है. लेकिन अगर आपको AH फ्यूचर में जरूरत पड़ेगा, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन क्या है? आप प्रीफर करिए AX को यूज करना. तो जनरली आप किसी लैंग्वेज में जब जाते हैं, तो वहां पर हम लोग टाइप मॉडिफायर यूज करते हैं.
again we use the example of C language. In QBasic you just go through that what is type modifier, because QBasic का भी क्लास आपका हो रहा होगा, उसमें आप समझेंगे. यहाँ पर C के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे हम लोग टाइप मॉडिफायर एक्चुअली क्या है. टाइप मॉडिफायर क्या है कि ये ऐसा कीवर्ड यूज होता है जो कीवर्ड किसी भी डेटा टाइप के पहले अगर आप जोड़ दें तो उसका मीनिंग चेंज कर देता है. अब मीनिंग कैसे चेंज होता है सिंपली समझिए. अगर हम इंटीजर लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि इंटीजर 2 बाइट 16 बिट ऑपरेशन के लिए लिख रहे हैं, तो इसका रेंज क्या होता है -32768 to 32767. ये तो रेंज पता होगा आपको. यस सर. अब लेकिन ये देखिए जनरल इसका जो ये जो लिखने का मतलब है, इसका जनरलाइज फॉर्म क्या है. इसका जनरलाइज फॉर्म है कि आप इसको इस तरह से लिखें. ये जो आपका सेक्शन है जस्सी -2 to the power n minus 1 to 2 to the power n minus 1 minus 1. यहाँ पर n क्या है आपका, n आपका है नंबर ऑफ बिट. तो अब जनरलाइज फॉर्मूला समझिए कि ये जो हम लोग रेंज लिख रहे हैं ये इंटीजर का रेंज लिख रहे हैं. इंटीजर का साइज 2 बाइट होता है, यानी कि 16 बिट. n का वैल्यू कितना हुआ 16 बिट, तो 16 बिट है तो इसका रेंज क्या होगा 16 minus 1. यहाँ पर 16 minus 1 करेंगे तो क्या होगा 15. यहाँ पर 16 minus 1 करेंगे तो क्या होगा 15. इसका मतलब है कि ये जो ऊपर लिखा गया है -32,768 से 32,767, इसका जनरलाइज फॉर्म क्या है -2 to the power n minus 1 to 2 to the power n minus 1 minus 1. यहाँ पर वैल्यू आप जैसे चेंज करेंगे, अगर 32 बिट की बात करेंगे तो n का वैल्यू 32 होगा, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा रेंज -2 का पावर 31 to 2 का पावर 31 minus 1. अगर 64 बिट की बात करेंगे तो n का वैल्यू अगर 64 है यानी 4 बाइट -2 to the power 63 2 to the power यहाँ हो जाएगा 64 minus 1 that is 2 -2 का पावर 63 to 63 minus 1. ये आपका जनरलाइज, हाँ ये जनरलाइज आपका रेंज सेटर हो गया, यानी कि इससे आप जनरलाइज रेंज सेट कर सकते हैं. अब यहाँ क्वेश्चन है कि टाइप मॉडिफायर एक्चुअली है क्या. तो अगर आप इंटीजर बोलते हैं तो इंटीजर में आपका ये निगेटिव और पॉजिटिव सब आ जाता है, यानी शॉर्ट या साइन इंटीजर की बात होती है. लेकिन अगर आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, निगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, इफ वी मेंशन अनसाइंड बिफोर इंट, इंट के पहले अगर अनसाइंड लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, ये केवल पॉजिटिव वैल्यू करेगा इंक्लूडिंग 0, निगेटिव को नहीं करेगा. तो रेंज क्या हो जाएगा, ये जो निगेटिव वैल्यू है आपका, ये निगेटिव वैल्यू ये हट जाएगा. हाँ ये निगेटिव वैल्यू आपका जो है ये इस पॉजिटिव के साथ ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद आपका रेंज क्या हो जाएगा 0 to 65,535. तो इसको भी आप एनालाइज कर सकते हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा. ये जो माइनस है ये फिगर 0 में बदल जाएगा, और यहाँ जो आपका है ये आपका जो है ये डबल हो जाएगा, यानी कि जो पहले एग्जिस्टिंग है उसमें ये ऐड हो जाएगा प्रीवियस वन. तो उसी तरह से कैरेक्टर का रेंज क्या, कैरेक्टर का रेंज होता है -128 to 127. अगर अनसाइंड कैट लगा देंगे इसका मतलब है कि हम निगेटिव को नहीं कंसीडर करेंगे, केवल पॉजिटिव और 0 को कंसीडर कर रहे हैं. तो ये जो 128 है ये जो that will add है ये 128 इसमें ऐड हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा 0 to 250. yes sir 5 है ना. तो इसी तरह से लॉन्ग इंटीजर के लिए देखिए यहाँ रेंज है. लॉन्ग इंटीजर, अगर इंटीजर के पहले लॉन्ग लग गया इसका मतलब 4 बाइट हो गया. 4 बाइट हो गया तो इसका क्या हो गया, अब इसका वैल्यू आपको निकालने में फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, लेकिन वैल्यू क्या होगा, रेंज यही होगा जो यहाँ से हमको मिल रहा है इस जनरलाइज फॉर्मूला से कि -2 का पावर 31 to 2 का पावर 31 minus 1. आर यू गेटिंग द पॉइंट. दैट मींस जो प्रॉब्लम यहाँ हो रहा था वो प्रॉब्लम यहाँ से दूर हो जाएगा. अगर हम इसको हटा दें, ये सेक्शन हटा दें और इंटीजर में कोई वेरिएबल लिखेंगे ये n = 1 2 3, और अगर रिवर्स लिखना होगा इस वैल्यू का रिवर्स क्या होगा 54,321. yes sir. अब ये क्या है, इससे ज्यादा हो गया ना, 32,767 से ज्यादा हो गया. तो अब ये काम ये क्या हो गया, ये एक्सेप्शन हो गया, ये एक्सेप्शन हो गया यहाँ पर. आवाज कट रही है आपकी. हाँ
आवाज कट के आ रहा है सर। अच्छा अच्छा, ये जो 54321 है, ये 54321 में आपका रेंज ऑफ इंटीजर से ज्यादा वैल्यू आ गया। अब रेंज ऑफ इंटीजर से Yes, sir. इसका मोटरसाइकिल से चलता है यार। तो उस केस में क्या होगा, इसका सोल्यूशन क्या है, ये इंटीजर के पहले अनसाइंड लगा दीजिए। इंटीजर के पहले अनसाइंड लगाने से क्या हो गया, इसका रेंज क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाए। बढ़ गया सर। इसका रेंज बढ़ गया। 65,535 तक चला गया। अब ये 54,321 आपका काम करेगा, ठीक है ना, सिंपली ये काम करेगा। नहीं तो क्या होगा, गार्बेज वैल्यू लेगा। ये आपका डेटा टाइप का इंपैक्ट है, और ये टाइप मॉडिफायर का है, जिससे हमारा डेटा टाइप का वैल्यू इनहांस हो रहा है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस, नेक्स्ट सेक्शन इज द बेस रजिस्टर, यानी सेकंड जो रजिस्टर है वो हमारा बेस रजिस्टर है। और बेस रजिस्टर को जैसे हम लोग डिस्कस किए थे, सीपीयू रजिस्टर जब डिस्कस किए थे, स्पेशल रजिस्टर में डिस्कस किए थे, तो बेस रजिस्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्पोरली स्टोर द इफेक्टिव एड्रेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। तो आपका एग्जीक्यूशन को, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के दौरान इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है वो भी हम लोग समझ लिए हैं, अभी एग्जांपल लिए थे सी का। तो यहाँ पर देखिए 16 बिट रजिस्टर के लिए BX यूज करेंगे और 8 बिट के लिए BL यूज करेंगे, ठीक है ना। आवाज स्लो आ रहा था। आवाज नहीं आ रही है, सही है यस सर, आ रही है सर। सही है कभी कभी रुकती है सर। तो ऑफसेट या इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है ये भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी डिस्कस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटेल 8086। अगेन देखो यहाँ पर अगर इंट कोई वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं, एरे का साइज 5, तो टोटल साइज ऑफ लिस्ट क्या होगा, 10 बाइट होगा, क्योंकि 2 बाइट हर एलिमेंट के लिए होगा, तो 5 × 2 10 बाइट हो जाएगा। इंटीजर है तो आप लोकेशन कैसे निकालते थे, पहले हम लोग डिस्कस किए हैं, लोकेशन ऑफ एनी डेटा इज बेस एड्रेस प्लस W इंटू लोकेशन। बेस एड्रेस प्लस W आपका वेट होता था, यानी कि अगर इंटीजर है तो 2, इंटीजर के साइज के हिसाब से, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर के साइज के हिसाब से, फ्लोट है तो फ्लोट के साइज के हिसाब से, और जिस लोकेशन का है उससे मल्टीप्लाई होता था। तो अगर हमको इसमें लोकेशन 3 निकालना है तो क्या करेंगे, बेस एड्रेस प्लस 2 × 3, क्योंकि ये इसका वेट है, इसके हर ब्लॉक का जो साइज है 2 बाइट का है, क्योंकि ये इंटीजर डेटा होल्ड कर रहा है। और लोकेशन निकालना है करके, और फिर 1006 लिखते थे। अब यहाँ देखिए, अब ये चीज जो है, अभी हम लोग एग्जांपल में यही चीज देखे थे कि अगर ये एरे आपका इंटीजर हो और बेस एड्रेस 1000 है, तो इंक्रीमेंटेशन 2 बाइट का हो रहा है 16 बिट के लिए। अगर कैरेक्टर, अगर आपका ये डेटा कैरेक्टर होल्ड कर रहा है, तो आपका ये 1 बाइट का इंक्रीमेंटेशन होता है, जिसका एग्जांपल देखे। 1 बाइट। फ्लोट डेटा को होल्ड कर रहा है, तो ये 4 बाइट का 4 बाइट। 4 बाइट का। हाँ, तो अब यही इंस्ट्रक्शंस हम लोग जो है AL, BL, AX, BX जो भी लिख रहे हैं, तो अगर हम बेस रजिस्टर यूज करेंगे, तो बेस रजिस्टर यहाँ पर क्या होगा, इफेक्टिव एड्रेस जनरेट करने के लिए। व्हेन वी डिस्कस द एड्रेसिंग मोड्स ऑफ इंटेल 8086, तो वी यूज दिस BX एंड BL टू जनरेट द इफेक्टिव एड्रेस, है ना। जैसे यहाँ पर सम ऑफ द कंटेंट्स कर रहे हैं बेस एड्रेस में, ये जोड़ रहे हैं, उसी तरह से वहां भी हम जोड़ने का काम करेंगे, किसी भी नेक्स्ट एड्रेस को जनरेट करने के लिए, यानी इफेक्टिव एड्रेस को जनरेट करने के लिए उस बेस रजिस्टर के बेस एड्रेस को यूज करेंगे। और बेस एड्रेस क्या होता है, दीपू कुमार, व्हाट डू यू मीन बाय बेस एड्रेस? तो बेस एड्रेस सर। यस, So sorry sir, I don't know sir what is base anyone address. Sambhav? Number of times we will discuss about this. Yes sir. Anyone? बेस एड्रेस क्या होता है, कोई बताइए, संभव? Anyone have Yes, sir. idea?
Yes, sir. Sir, it hold the effective address, sir. ठीक है, बट व्हाट इज बेस एड्रेस? इफेक्टिव एड्रेस तो हम लोग जनरेट करते ही हैं बेस रजिस्टर से। बट base address is बेस just like एड्रेस a reference point. यहाँ पर दिख रहा है, देखो देखो क्या Sir, इंटीजर। address of first element. यस, बेस एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है ना। तो व्हाट ये जो आपका A0 है या जो भी वैल्यू होल्ड कर रहा है, ये देखिए 1000 एड्रेस, 1000 में कोई चेंजिंग हो रहा है? नहीं हो रहा ना। No, 1000 sir. बेस एड्रेस Oh, होगा। yes, sir. Base address is the address of first element. You can mention it. Base address. सर हर बाइट के लिए, हर अलग बाइट के लिए बेस एड्रेस चेंज होता रहेगा ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो रैंडमली जनरेट हो रहा है। यहाँ एज्यूम कर रहे हैं 1000। दिस इज द एजम्पशन। आप जब रन करेंगे कंपाइलर पर तो बेस एड्रेस आपको, आप देखते हैं ना वहां पर रैंडमली जनरेट होता है। मेमोरी लोकेशन में रैंडमली एक एड्रेस जनरेट होता है, लेकिन अंतर क्या है कि जब आप इसको एक ही वेरिएबल से कर रहे हैं तो उस रैंडमली जनरेटेड एड्रेस से आपका फर्दर जनरेट हो रहा है इफेक्टिव एड्रेस। लेकिन अगर इसी को 5 वेरिएबल से करेंगे, इसको भी हम लोग डिस्कस किए थे, तो 5 का डिफरेंट लोकेशन पर रैंडमली एड्रेस जनरेट होगा। जैसे ABCDE में अगर आप 2 3 1 5 10 को रखते हैं तो A का अलग एड्रेस होगा, B का अलग एड्रेस होगा। A को B से कोरिलेट नहीं कर सकते हैं, B को C से नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब एरे का एग्जांपल लेते हैं तो अगर आपको बेस एड्रेस यानी फर्स्ट एड्रेस पता है, यू कैन एलोकेट द एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट, बिकॉज वहां से आपका एलिमेंट एक ही नाम के वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। तो इफेक्टिव एड्रेस आपको जनरेट करना यहाँ आसान है। और अगर इसी काम को 5 या 10 वेरिएबल में के थ्रू करेंगे तो हर का इफेक्टिव एड्रेस आपका डिफरेंट होगा। यानी कि बेस एड्रेस से आप नेक्स्ट एड्रेस निकालने के लिए you are not capable, because your address of each value is allocated for differently for different set of variable. सब वेरिएबल के लिए अलग अलग एड्रेस होगा। एरे के केस में क्या है कि अगर पहला एड्रेस पता है तो आप देख रहे हैं ना 1000 एज्यूम कर रहे हैं। अगर पहला एड्रेस तो 3 का एड्रेस 1002 होगा, 1004 1 का होगा, 1006 5 का होगा, 1008 10 का होगा। इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि हमको एड्रेस एलोकेशन करना आसान होगा, ठीक है ना। तो इफेक्टिव एड्रेस तो आप बोल सकते हैं बेस एड्रेस इज द, जस्ट मेंशन हियर, बेस एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट in the list, and here we are creating list by the help of array. Next one is the counter register. Third register is the counter register. बेसिकली काउंटर का रोल कब हम लोग यूज करते हैं? काउंटर जहां आप प्रोग्रामिंग में जैसे यूज करते हैं, तो लूप कंट्रोल या रोटेशनल प्रोसेस के लिए हम काउंटर यूज करते हैं। यानी जब हमको लूप लेना होता है, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, व्हाइल इवेंट, इनटू बेसिक आल्सो, रिपीट अंटिल, तो आप ये काउंटर यूज करते हैं। काउंटर का काम क्या है? कितने काउंट करने के लिए काउंटर रजिस्टर को यूज करते हैं। यस यस, तो मेन पर्पस, इसीलिए मेन पर्पस लिखा हुआ है कि मेन पर्पस इज इट इज यूज्ड इन लूपिंग एंड कंटिन्यूएशन और रोटेशन प्रोसेस। अगर एक ही काम को बार बार करना है तो कितनी बार करना है, फाइनाइटनेस लाने के लिए हम काउंटिंग करते हैं। जैसे कोई लिस्ट है, उस लिस्ट में 0 और नॉन जीरो दोनों एलिमेंट है। अगर आपको काउंट करना होगा कि नॉन जीरो कितना है तो कैसे काउंट करेंगे? उसके लिए एक काउंटर लगाएंगे जिसको 0 से इनिशियलाइज करेंगे, यानी इनिशियली एज्यूम करेंगे कि कोई भी नॉन जीरो नहीं है, 0 है। और जब आप ट्रैवर्सल स्टार्ट करेंगे तो कंपैरिजन शुरू करेंगे। नॉन जीरो क्या होगा? जो नॉन जीरो का मतलब जो 0 नहीं हो। तो अगर आप उस लिस्ट को चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे? कंडीशन क्या लेंगे? ग्रेटर देन 0। अगर लिखेंगे ग्रेटर देन 0 तो नॉन जीरो होगा, क्योंकि निगेटिव वैल्यू नॉन जीरो होता है। यस सर होगा। क्या चेक करना होगा? Yes, sir. तो इसमें चेक क्या करना होगा? इक्वल टू 0 तो आपका 0 हो गया, तो नॉन जीरो को कैसे चेक करेंगे? ग्रेटर देन 0। 0 greater than. क्यों? नॉट इक्वल टू 0 नहीं कर सकते हैं? नॉट इक्वल टू 0 में तो नेगेटिव भी आ जाएगा ना। हाँ, क्यों? तो निगेटिव को तो लेंगे ना। नॉन जीरो निगेटिव वैल्यू भी तो नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब जो 0 नहीं हो, ठीक है ना। यस Yes, sir. फॉर लूप के, सर फॉर लूप के अंदर इफ कंडीशन लगा देंगे। हाँ बस, इफ अगर हाँ इफ यस सर।
इफ AI जो भी आप AI is not equals to 0, then print. 0, देन नॉन जीरो के लिए जो काउंटर लेंगे हाँ। उसको एक एक बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है ना, सिंपल है। Yes sir. हाँ, तो यहाँ पर भी वही चीज है, काउंटर रजिस्टर जो आपका है उसका रोल भी वही है कि लूपिंग, जब आप PCI लिखेंगे, कोई इंस्ट्रक्शन सेट 8086 का PCI यानी प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, जहां पर लूप कंट्रोल करना हो, ब्रांचिंग करना हो, तो ब्रांचिंग कितनी बार आपका होगा, कौन सा कंडीशन चेक होगा, कितनी बार चेक होगा। जैसे आप नॉन जीरो को कितनी बार चेक करेंगे, लिस्ट के साइज के हिसाब से करेंगे, तो लिस्ट का जो साइज होगा उसी साइज के हिसाब से आप नंबर ऑफ टाइम्स उस काउंटर को इनहांस करेंगे, और एक इनहांसमेंट के बाद हर बार आपका क्या है, वो स्पेसिफिक कंडीशन चेक होगा, कंडीशन के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करेंगे नॉन जीरो या जो भी वैल्यू है, और हर बार आपका रिजल्ट अपडेट होगा। फाइनली जब वो काउंटर क्लोज होगा, यानी कंडीशन क्लोज करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो आपको फाइनल आउटकम नॉन जीरो, टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट के फॉर्म में रजिस्टर से मिल जाएगा सब। हाँ, तो काउंटर रजिस्टर यहाँ पर भी 16 बिट काउंटर रजिस्टर है। CX 16 बिट को रिप्रेजेंट करेगा और CL 8 बिट को रिप्रेजेंट करेगा, तो जहां पर भी जरूरत होगा वहां पर इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर को प्रिंट करना है तो वहां काउंटर वेरिएबल I लेते हैं, I को लूप में यूज करते हैं कंटिन्यूएशन करने के लिए, कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम इंस्ट्रक्शन, और हर बार क्या करना है, यहाँ पर I का वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, यानी पहला 5 नंबर प्रिंट करा रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 आपका प्रिंट हो रहा है। अब यही चीज अगर क्यू बेसिक में लिखेंगे तो वहां पर भी वही काम है, डिम I एज इंटीजर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, और फॉर I इक्वल टू 1 to 5 और प्रिंट F के जगह लिखेंगे प्रिंट I, ठीक है ना। तो ये केवल आपका इंस्ट्रक्शंस डिफरेंसेस है, बाकी आप जो चीज यहाँ कर रहे हैं वही चीज वहां भी करते हैं। तो यहाँ पर इसी चीज को क्या लिखेंगे, क्यू बेसिक में लिखेंगे डिम I एज इंटीजर, ठीक है ना, और I लेट I इक्वल टू 1 लिखें, या I डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं, या इसको नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ लिख सकते हैं फॉर I इक्वल टू 1 to 5 और यहाँ पर कर देंगे प्रिंट I। तो ये क्यूबेसिक का आपका स्टेटमेंट हो गया, ये C लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये काउंटर रजिस्टर का काम, यहाँ I का काम क्या है, काउंटर वेरिएबल के रूप में यूज हो रहा है, जो I के वैल्यू को 5 बार प्रिंट करने के लिए, यानी 5 नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यू ऑफ I को प्रिंट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो सेम रोल प्ले बाय द काउंटर रजिस्टर व्हेनेवर वी राइट द इंस्ट्रक्शन सेट फॉर इंटेल 8086। नाउ द नेक्स्ट वन इज द, हाँ जस्ट टेक द एग्जांपल आल्सो, यहाँ पर एक एग्जांपल लिए हैं। अब काउंटर का क्या जरूरत है इसको समझना है। काउंटर को जनरली हम लोग क्या है, जैसे I 1 2 3 लिखे, ये 1 2 3 लिखे, और अगर हम वैल्यू अलग अलग वेरिएबल में रखते हैं, m का वैल्यू 10, n का वैल्यू 12, p का वैल्यू 13, तो हमको स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ऑफ m, स्क्वायर ऑफ n, स्क्वायर ऑफ p लिखेंगे, और रिजल्ट हमारा ये स्टोर होगा अलग अलग लोकेशंस पर। लेकिन इसी चीज को अगर हम लिखें इंट A3 और एक B3 नाम का एरे ले लें, तो अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर हम काम वही कर रहे हैं लेकिन हम डिफरेंट सेट ऑफ वेरिएबल पर काम कर रहे हैं, और यहाँ पर M में, और यहाँ सिंगल वेरिएबल पर काम कर रहे हैं, क्योंकि इफेक्टिव एड्रेस हमको बेस एड्रेस से मिल रहा है सबका। तो अगर हम 0 से 3 बार में क्या कर रहे हैं, एक दूसरा जो एरे बी लिए हैं उसमें हम स्टोर करते जा रहे हैं वैल्यू। तो इनिशियली आपका जब एरे में इनपुट लिए होंगे, यानी ए का वैल्यू 10 12 13, पहले हम लूप चलाए होंगे AI के लिए, AI में वैल्यू 10 12 13 स्टोर कर लिए। स्टोर करने के बाद हम जो दूसरा लूप चला रहे हैं, इसमें दूसरा जो एरे है इसमें वैल्यू को स्क्वायर करके स्टोर कर रहे हैं। अब ये स्क्वायर करके स्टोर कर रहे हैं, तो किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को रिट्रीव करना आसान है कंपेयर टू स्टोरिंग द वैल्यू इन 3 डिफरेंट वेरिएबल। It is easy to allocate or take decision over the variable by using the single variable, एक single, that is why array structure use किया जाता है similar types of data elements को hold करने के लिए, कि आपका जब कोई ऑब्जर्वेशन करना हो, लिस्ट पर कोई ऑब्जर्वेशन करना हो तो वो आसान हो। क्योंकि मान लेते हैं कि आपको अगर कोई प्रोग्राम दिया जाए कि फाइंड आउट द लार्जेस्ट अमंग 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, तो इट इज इजी, 5 टाइम्स कंडीशन चेक कर लेंगे। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि फाइंड आउट द लार्जेस्ट अमंग n नंबर्स, अब n का वैल्यू 100 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, तो इट इज वेरी टिपिकल और टफ जॉब टू एलोकेट इंडिविजुअल डेटा
and check each and every one individually. So why we use array? Yes, sir. यहाँ भी एक क्वेश्चन आपका राइज होता है कि what is the need of array structure? So this is the reason behind using array, because here we have the value which is allocated easily to perform any operation. Because आप जब लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट बनाने के पीछे मेन रीजन होता है उस पर कोई भी ऑपरेशन आप आसानी से परफॉर्म कर सकें. सपोज आपके क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अगर आपको कोई क्लासरूम में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी कि आपको कोई कंडीशन चेक करना है, तो सबसे पहले क्लासरूम में लिस्ट बनाना पड़ता है. लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बनाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इस लिस्ट में से किसी भी कितने लोग आईडी जो कितने स्टूडेंट का जो आईडी आपको कलेक्ट करना है जो यूनिफॉर्म में है. तो यूनिफॉर्म में है तो आप फिजिकली चेक कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ट्रैवर्स कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं सारे एलिमेंट को. यानी किसी भी तरह का ऑपरेशन अगर आपको परफॉर्म करना है तो सबसे पहले लिस्ट बनाना जरूरी है. तो लिस्ट होगा, जैसे अभी मीटिंग हम लोग कर रहे हैं, तो मीटिंग कर रहे हैं तो मीटिंग स्टार्ट कर देते अगर विदाउट ज्वाइनिंग द स्टूडेंट, तो वहां पर क्या होता है, लिस्ट पहले क्रिएट हुआ नहीं, ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो रहा है. तो पहले हमको क्या है, सारे स्टूडेंट को ज्वाइन कराना पड़ा. ज्वाइन कराने के समय में एक्चुअली हम कर क्या रहे थे, एक ही एड्रेस, एक ही मीटिंग आईडी और एक ही पासवर्ड में सारे स्टूडेंट ऐड हो रहे थे. ये सारे स्टूडेंट जो ऐड हो रहे थे, ये क्या हो रहा था, एक लिस्ट क्रिएट हो रहा था. और एक बार जब ये लिस्ट क्रिएट हो गया तब हम लोग इस पर ऑपरेशन परफॉर्म किए, यानी कि सब्जेक्ट कंटेंट डिलीवरी स्टार्ट हुआ. ये कंटेंट डिलीवरी इज द पार्ट ऑफ ऑपरेशन. ये ऑपरेशन विच इज टू बी परफॉर्म ऑन द सेट ऑफ डेटा, दैट इज द डेटा अवेलेबल विद द लिस्ट. अभी क्या है, जितने स्टूडेंट हैं आपके ग्रुप में, ये क्या है, लिस्ट के डेटा है. और जो भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रहा है, नॉलेज शेयरिंग हो रहा है, डेटा शेयरिंग हो रहा है, स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है, दैट इज एलोकेटेड टू ईच एंड एवरी मेंबर विच इज पार्टिसिपेटेड इन दिस मीटिंग. तो सारे को वो डेटा एलोकेट हो रहा है, सारे लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो ये आसान है. अब अगर कर दिया जाए, इसी चीज को समझिए ऐसे, MNP को समझिए ऐसे कि हम अगर 1-to-1 मीटिंग कर देते तो मेरे लिए भी टफ था. यस सर. इतने सारे स्टूडेंट को, यस सर. इसको समझिए ऐसे कि अगर हम बोलते कि नहीं 1-to, अब दीपू कुमार का टाइमिंग ये है, आपसे हम मिलेंगे, एक 1-to-1 इंटरेक्शन होगा और 2 सेशन में मिलेंगे. अब बताइए कि दीपू कुमार को अगर हम 1-to-1 इंटरेक्ट करेंगे तो इट विल टेक मोर टाइम, ठीक है ना, कंपेयर टू द राइट नाउ. अभी हम लोग इनिशिएट क्या कर रहे हैं, एक मीटिंग आईडी पासवर्ड से इतने स्टूडेंट को जोड़े और उसमें फिर नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं. तो दैट इज आल्सो गुड एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल हियर व्हाई वी यूज एरे. सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट है, सारे स्टूडेंट एक ही ग्रुप के हैं, एक ही बैच के हैं, एक ही ईयर के हैं, एक ही कोर्स के हैं, और अभी हम लोग एक ही सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं. तो इसका मतलब है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट सारे स्टूडेंट के लिए हम आसानी से कर पा रहे हैं. क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि सारे स्टूडेंट हमको एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिल गए. ठीक है ना. अगर ये चीज नहीं होता, क्या होता, 1-to-1 संभव नहीं था. तो दैट इज द पर्टिकुलर. सर सिर्फ कंडीशन ये होना चाहिए कि सिमिलर डाटा टाइप होना चाहिए, सिमिलर नेचर का सब. बिल्कुल बिल्कुल. नहीं, कभी कभी कोई सेमिनार होगा तो उसमें सबको जोड़ा जा सकता है. अगर कोई पर्टिकुलर नॉलेज शेयरिंग कॉमन कॉल होगा, यस सर, तो उसमें सबको जोड़ा जा सकता है. जैसे कोई कॉलेज में कोई सेमिनार होगा या वर्कशॉप होगा तो उसमें सबको जोड़ दिया जाएगा. अगर एक पर्टिकुलर नॉलेज पार्ट जो है वो सारे के लिए इंपॉर्टेंट है, सबको उसको जानना है और कॉमन पार्ट है, कॉमन सब्जेक्ट है, तो हम सबको जोड़ सकते हैं. लेकिन अगर इंडिविजुअल पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है, जैसे इंटेल 808 स्पेसिफिक है, तो स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक इसी का सेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. और जब सीपीयू रजिस्टर डिस्कस किए थे तो हम लोग जनरलाइज डिस्कस किए थे कि भाई रजिस्टर ये चीज होता है. अभी हम लोग क्या करें, जैसे आपका BCA पर्टिकुलर बैच है, वैसे ही इंटेल 808 हो गया माइक्रोप्रोसेसर. i3 अगर आप पढ़ रहे हैं, i3 यूज कर रहे हैं, तो i3 माइक्रो प्रोसेसर पर्टिकुलर हो गया. ठीक है ना. तो ये पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर पढ़ने का मतलब है कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 808. तो जो भी रजिस्टर है वो उसी पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर में यूज होगा. तो नेक्स्ट 4th रजिस्टर इज द डेटा रजिस्टर, which is also known as memory buffer register, जो हम लोग earlier CPU रजिस्टर में डिस्कस किए थे. and you already have a concept कि what is the role and responsibility of memory buffer register. तो memory buffer register का रोल है कि वो डेटा को होल्ड करते हैं. during instruction execution it holds the data.
ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वही है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डेटा टेम्पोरली। वाई टेम्पोरली? क्योंकि परमानेंट कोई भी रिसाइड नहीं होता है डेटा। परमानेंट के लिए केवल हार्ड डिस्क है, सेकेंडरी मेमोरी है। यस सर। वहाँ पर आप एप्लीकेशन या किसी तरह का परमानेंटली एलोकेट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर परमानेंटली एलोकेट होगा तभी रीलोकेट हो सकता है। क्योंकि जब भी आप उस पर वर्क करेंगे तो रीलोकेट करना पड़ेगा। एमएस वर्ड में काम करना होगा तो एमएस वर्ड को रीलोकेट करना पड़ेगा। रीलोकेट कब होगा? जब एमएस वर्ड आपके हार्ड डिस्क में इंस्टॉल्ड होगा, यानी कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको इंस्टॉल करके रिकॉग्नाइज कर देगा, एक्नॉलेज कर लेगा, तभी आप एमएस वर्ड ओपन कर सकते हैं। ये ठीक उसी तरह से है जैसे आपके बैग में जो कंटेंट्स आप रखे के कॉलेज आते हैं, अगर उस बैग में वो कंटेंट्स अवेलेबल नहीं है जिस कंटेंट्स की आवश्यकता आपको ड्यूरिंग क्लास है, तो क्या आप उस बैग से कंटेंट निकालने का अपेक्षा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। नहीं सर। तो मतलब है कि जब आप कॉलेज अगर फोन अलाउ होगा तो ना काम हो जाएगा। तो इंस्टॉलेशन भूल गए होंगे, उसको रखना भूल गए होंगे, अरे वाह। तो इंस्टॉलेशन नहीं हुआ तो वो एप्लीकेशन अब आप यूज नहीं कर पाएंगे ड्यूरिंग दैट सेशन। इसके लिए नेक्स्ट आपको ध्यान रखना होगा, दैट इज व्हाई यू नीड शेड्यूल। इसीलिए आपको शेड्यूल का जरूरत होता है, क्योंकि शेड्यूल से आपको पता चलता है कि बैग में क्या रखना है, कौन सा नोट्स रखना है, कौन सा सब्जेक्ट का आपका कंटेंट्स लेके आपको जाना है। दैट्स व्हाई। तो रियल लाइफ तो डेटा रजिस्टर भी यहाँ पर 16 बिट डेटा रजिस्टर है, ये भी 2 सेक्शन में बटा है। यहाँ पर भी अगर आपको 16 बिट डेटा यूज करना है तो DX रिप्रेजेंट करेंगे, और 8 बिट यूज करना है तो DL यूज करेंगे। DH नहीं यूज करेंगे, क्योंकि DH अगर आप यूज कर रहे हैं इसका मतलब है कि 16 बिट ओवरऑल आपका यूज हो रहा है। DL यानी 8 बिट यूज करने के बाद आपको DH का भी जरूरत पड़ गया, क्योंकि 8 बिट से ओवरफ्लो हो रहा है डेटा, तो आपको कैपेसिटी बढ़ाना पड़ गया। तो जैसे आप 8 डिजिट का कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, लेकिन अब आपका 9 डिजिट का कोई आ गया तो आपको 12 डिजिट का कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, यानी कि आपको वर्ड लेंथ बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या, डेटा टाइप डिक्लेरेशन भी इंपॉर्टेंट होता है कोई भी प्रोग्रामिंग में। हम लोग बोलते हैं ना कि वाई वी आर डिक्लेयरिंग इंटीजर सिंगल, ठीक है ना, बिकॉज एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम यू हैव टू टेक डिसीजन कि किस रेंज का डेटा आपको हैंडल करना है अपने प्रोग्राम में। अगर उस रेंज से बड़ा कोई डेटा आ गया तो आपका प्रोग्राम एक्सेप्शनल हो सकता है, एक्सेप्शनल सफर्ड फ्रॉम एक्सेप्शंस हो सकता है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, रेंज ऑफ डेटा बढ़ा देते हैं, यानी डेटा टाइप जो है लो रेंज से थोड़ा हायर रेंज में डेटा टाइप को डिक्लेयर कर लेते हैं, ताकि लोअर रेंज का डेटा के साथ साथ हायर रेंज का भी डेटा हमारा एक्सेस हो पाए। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा टाइप। यहाँ पर भी उसी तरह से है। हाँ बोलिए, एनीवन? इंस्ट्रक्शन का कुछ एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है ना। जब हम लोग डेटा रजिस्टर की बात करेंगे तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। मेमोरी बफर रजिस्टर तो होता है, आपको पता है, वी जस्ट डिस्कस, क्योंकि मेन पर्पस डेटा रजिस्टर का क्या है, इट इज यूज्ड फॉर इनपुट आउटपुट पोर्ट एड्रेसिंग, आईओ पोर्ट एड्रेसिंग। अब पोर्ट का मतलब आप जानते हैं, एनीवन? एनीवन? पोर्ट का मतलब होता है कनेक्शन पॉइंट। अब यहाँ पर क्या है, हम पोर्ट डिस्कस करेंगे। कनेक्शन पॉइंट जहां से आपका डिवाइस कनेक्ट होता है। तो इनपुट पोर्ट, आउटपुट पोर्ट। इनपुट पोर्ट इनपुट डिवाइस को एस्टेब्लिश करने के लिए यूज होता है, आउटपुट पोर्ट आउटपुट डिवाइस को एस्टेब्लिश करने के लिए यूज होता है, जोड़ने के लिए। जैसे आप स्कैनफ और प्रिंटफ का यहाँ एग्जांपल सी के कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है। टू टेक एनी इनपुट इन क्यू बेसिक, आप क्या यूज करते हैं इन क्यू बेसिक? यू आर यूजिंग input statement, input sir and in to display data on monitor you are using print है ना। तो प्रिंट सी में है, क्यू बेसिक में इनपुट और प्रिंट यूज करते हैं। अब ये हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनपुट पोर्ट होता क्या है, आउटपुट पोर्ट क्या होता है। तो इनपुट पोर्ट आपका जो है वो कनेक्शन पॉइंट है, इंटरफेस है, जहां से आपका इनपुट डिवाइस कनेक्ट होता है, और आउटपुट पोर्ट क्या है, जहां से आपका आउटपुट डिवाइस कनेक्ट होता है। लेकिन अब इसको इसीलिए लिखा गया है, बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस इज कनेक्टेड थ्रू इनपुट एज वेल एज आउटपुट पोर्ट रिस्पेक्टिवली। दैट मींस द पोर्ट which is responsible for connecting input device is known as input port, and the port which is responsible for connecting output device is known as आउटपुट पोर्ट। ये सिंपल है, यानी कि जिस डिवाइस यानी इनपुट डिवाइस से अगर जिस पोर्ट को का इस्तेमाल कनेक्ट करने के लिए कर रहे हैं उसको इनपुट पोर्ट कहेंगे,
आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए जिस पोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आउटपुट पोर्ट कहेंगे। लेकिन आजकल क्या है कि एक ही पोर्ट को हम डुअल मोड में यूज कर रहे हैं। केवल आपका डिवाइस यूएसबी इनेबल्ड होना चाहिए, दैट इज यूनिवर्सल सीरियल बस। यस ठीक है ना। तो नेक्स्ट वी जस्ट डिस्कस दैट वन। आपका अगर डिवाइस है ना, तो ये तो चीज क्लियर है कि इनपुट डिवाइस, म्यूट करो सब लोग। हाँ, इनपुट डिवाइस को जहां से कनेक्ट करते हैं उसको इनपुट पोर्ट कहते हैं, आउटपुट डिवाइस को जहां से कनेक्ट करते हैं उसको आउटपुट पोर्ट करते हैं। बट वी हैव ए कॉन्सेप्ट ऑफ यूएसबी पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। Now we have a USB port which is treated as both input as well as output port. Why? तो whenever at the same time storage device भी आप यूज कर सकते हैं। तो whenever you are using, हाँ सर 1 मिनट में कनेक्शन कट हो जाएगा। हाँ पता है, अटेंडेंस ले लिए। और ये कौन था बोल रहा है? फिर से ज्वाइन नहीं सर फिर से कनेक्ट होना है क्या? नहीं नहीं नहीं,